तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू जेडीबी क्लासेस। बच्चों, आज का टॉपिक प्लस टू साइंस के लिए टॉपिक का नेम है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। ध्यान से समझना, ये एक कन्वेक्स लेंस मैंने रख दिया और यहां पर मेरे पास जो है वो है कनकेव लेंस। ओके, अभी समझो ध्यान से। पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़ चुके हैं वो क्या था, ये रिजल्ट है हमारे पास प्रीवियस स्टडी से। जब रेयर टू डेंसर कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो मेरे पास रिलेशन ये बनता था। देखो, माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आपके आते होंगे कि ये रिलेशन बनाने का मतलब क्या था। देखो, आज का टॉपिक है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। लेंस बनाने का फॉर्मूला कि जो लेंस बनाया जाए उसको किस डायमेंशंस के आधार पर बनाया जाए और हमें पता चल सके कि वो लेंस मैंने इतनी वैल्यू का बना दिया है। ओके, तो उसे बनाने के लिए मेरे पास चाहिए क्या। अब आप जिस बच्चे की भी निगाह में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई हो बच्चों, वो जब किसी भी डॉक्टर के पास जाएगा बच्चों, आई स्पेशलिस्ट के पास, तो वो वहां पर जाकर वो आई स्पेशलिस्ट क्या करता है, उसके पास डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज होते हैं। वो आपको आई के फ्रेम के अंदर वो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज को रखकर दिखाता है और आपसे चेक करवाता है कि देखो अब आपकी जो आई है वो क्या ठीक है कि नहीं, मीन्स अब आपको साफ दिख रहा है कि नहीं। ओके, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज रखता है, तो उन डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज की अलग अलग क्या होती है, फोकल लेंथ। क्लियर। तो वो देखता है कि कौन सी फोकल लेंथ है वो आपको सूट बैठेगी ताकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आराम से देख सको। डिपेंड है कि आपकी निगाह दूर की कमजोर है या पास की। तो देयरफॉर इसको बनाने के लिए हमारे पास क्या आनी चाहिए, फोकल लेंथ। कि फोकल लेंथ से पता चलेगा कि लेंस मैंने कितनी फोकल लेंथ का बनाया है, मेरे पास जो पर्टिकुलर लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या है। तो फोकल लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी हर एक लेंस की कि मैं कितनी फोकल लेंथ का लेंस बनाना चाहता हूं। तो वो मेरे पास कैसे आएगा, एक इक्वेशन से आएगा। तो उस इक्वेशन तक हमने पहुंचना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला की हेल्प के साथ कि मेरे पास फोकल लेंथ मैं निकाल सकूं पर्टिकुलर लेंस की और पता लग सके कि ये लेंस इतनी फोकल लेंथ का है, वो मैं बना सकूं। किस इक्वेशन से वो फाइंड करनी है। पिछली इक्वेशन हमारे पास जो थी वो ये रही, रेयर टू डेंसर ये थी, डेंसर टू रेयर ये थी, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है। बट ये किसके लिए था बच्चों, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जो कि स्फेरिकल नेचर के थे। अब देखो क्या है, ये मेरे पास रेयर मीडियम है, ये मेरे पास डेंसर मीडियम है और ये फिर से रेयर है। अब वो जो स्फेरिकल जो मेरे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस था वो सरफेस नहीं है, उसकी मैंने बाउंडेशन कर दी, मींस उस सरफेस को मैंने काट दिया। अब इस सरफेस के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ क्या है, एयर है। ओके, तो बीच में ये है, तो इसका मतलब दो बाउंड्रीज आएंगी। पिछली बार वाले केस में सिर्फ एक बाउंड्री थी, ये रेयर है, ये सारा सारा मान लो ऐसे कौन सा था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, तो ये कन्वेक्स था और बाद में यहां पर पूरा कन्वेक्स ही जाता था, रिफ्रैक्टिंग सरफेस था। तो इमेज जो है वो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी वो उसके ऊपर डिपेंड था कि इमेज अंदर बन रही है या बाहर बन रही है। उसी तरह से ये बड़ा नेचर भी था। तो ये कनकेव था, आगे पूरा पूरा तो एक ही बाउंड्री थी हमारे पास। अब बाउंड्रीज बन गया बच्चों दो, एक बाउंड्री आ गई ये, मींस इंटरफेस एक ये आ गया और एक इंटरफेस ये आ गया। तो दो इंटरफेस के बिहाफ के ऊपर हम देखेंगे कि वो लेंस की शेप कैसी बनी। जो लेंस यहां और यहां से थिन है और सेंटर से थिक है तो वो बनता है कन्वेक्स। पिछली वीडियो स्फेरिकल लेंसेज की वीडियो में ये आपको बता चुका हूं। और कनकेव जो साइड से थिक है और सेंटर में क्या है, थिन, तो वो है कनकेव। ओके, सेम अजम्पशंस जो पिछले वाले केस में थी वही चलेंगी, साइन कन्वेंशन जो पहले पढ़ा था वही चलेगा, बट फर्क क्या रहेगा, एक फर्क आएगा। वो क्या, उन वाले केसेस में सारे हम इमेज जो भी डिस्टेंसेस फाइंड करते थे वो यहां से फाइंड करते थे। क्यों, क्योंकि सारा सरफेस एक था तो मेरे पास बाउंड्री लाइन एक थी ये वाली, तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने थे वो हम पोल से मेजर करते थे। अब क्या है, अब ये लेंस है और ये लेंस थिन है काफी। ओके, थिन है, सभी लेंसेज जितने भी असम्पशंस में हमने पढ़ा था कि लेंसेज सभी क्या है, थिन है। देयरफॉर साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर दोनों क्या बनते थे, साइन ऑफ आई बनता था आई और साइन ऑफ आर बनता था आर। ओके, तो ये लेंसेज थिन होने की वजह से अब डिस्टेंसेस यहां से फाइंड नहीं करेंगे, हम ओ से फाइंड करेंगे। ये जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करने हैं सभी कहां से करने हैं, ओ से। तो यहां से डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। क्लियर, एक बात, लेंसेज बहुत थिन है
ओके जितने भी इस तरफ को इंसिडेंट रे की तरफ डिस्टेंस होंगे सभी पॉजिटिव, जितने ऑपोजिट होंगे सभी नेगेटिव। ओके फोकल लेंथ कन्वेक्स की कौन सी होती है, पॉजिटिव होती है, पढ़ चुके हैं पहले। कनकेव की होती है नेगेटिव, पढ़ चुके हैं पहले। ये साइन कन्वेंशन थी जो हमने पढ़ी है। और जितने भी डिस्टेंस ऊपर या नीचे के होंगे उसके डिपेंड के ऊपर होगा कि बच्चों पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है। बट अभी भी हम पॉइंट सोर्स को ही लेकर चलेंगे। ऑब्जेक्ट जो हमारे पास होगा वो एक पॉइंट सोर्स ही होगा। ओके पॉइंट डायमेंशन होगी सिर्फ उसकी। इसका मतलब हाइट वाला मैटर अभी भी हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये अजम्पशंस में थिन है। ओके एंगल छोटे छोटे बन रहे हैं। ओके डिस्टेंसेस ओ से फाइंड होंगे। ठीक है ओके क्लियर। सभी अजम्पशंस भी पिछली बार वाली ही चलेंगी। अब देखो बच्चों दो मेथड है, दो तरीके हैं किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को फाइंड करने के। ओके पिछले बार वाले केस में सिर्फ एक आर था। क्लियर एक ही आर था जो हमने प्रीवियस स्टडी पढ़ी, क्योंकि इंटरफेस भी एक था, सफेरिकल शेप सिर्फ एक बनती थी, तो एक ही आर था उन दोनों वाले केसेस में। अब यहां पर दो दो है। क्यों? क्योंकि ये भी सफेरिकल है, ये भी सफेरिकल शेप बनी हुई है, तो इसका भी कोई ना कोई सी होगा, इसका भी कोई ना कोई सी होगा। अब देखो बच्चों C1 किसको लेना है और P1 किसको लेना है, ध्यान से समझना। इधर से रे जाएगी तो पहला इंटरफेस ये आएगा, जो इंटरफेस पहले आ गया उसको लिखेंगे P1। ओके रे यहां से जा रही है P1। अगर ये P1 है तो इसका मतलब इसका सेंटर किस साइड को होगा, ये रहा इसका सेंटर। क्लियर। ये मेरे पास P2 है। अब दूसरा इंटरफेस ये है, ये P2 है, इसका सेंटर इस साइड को आएगा। ये क्लियर रखना, याद रखनी बात आपने। जब भी ये रे अभी मैं बताऊंगा बच्चों कैसे बनेगी वो मैं पूरी समझाऊंगा आपको, बट पहले ये बातें आपको समझ आनी बहुत जरूरी। इस वाले केस में पहले इंटरफेस ये आया तो ये P है, बट इसका C किस साइड को है, इसी साइड को है। इस वाले केस में P तो इस साइड था बट C इस साइड है। P1 इसी साइड तो C1 इसका इसी साइड, P2 C2 इस साइड। क्लियर, बात समझ में आ गई। सो देयरफॉर अगर ये दो दो आ गए बच्चों C, तो R भी कितने होंगे, दो दो होंगे। इसमें एक ही है, यहां पर आएंगे दो दो। समझ कर चलना, ध्यान से समझो बच्चों। अब मैं करने लगा हूं कि ये क्लैरिफाई आपको कैसे होगा। देखो ये है मेरे पास, जब मैं कैसे जा रहा हूं, रेयर टू डेंसर। ओके जब मैं रेयर से डेंसर गया, कैसे गया, दो मेथड है इसको करने के, ये फॉर्मूला बनाने के। एक सिंपल मेथड है प्रीवियस स्टडी से जो हमने फाइंड किया, वो क्या था, रेयर टू डेंसर ये इक्वेशन है, डेंसर टू रेयर ये इक्वेशन है। तो चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर जाने की तरफ, जब हम रेयर से डेंसर जाएंगे तो इक्वेशन ये रहेगी, कनकेव हो कन्वेक्स डजंट मैटर। डेंसर टू रेयर जाते वक्त ये रहेगी। अब क्या है, रे कैसे गई, रेयर टू डेंसर गई, बाद में कैसे गई, डेंसर से रेयर गई। ओके तो इन दोनों इक्वेशंस को आप बच्चों इकट्ठा कर दो तो आपके पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो बच्चों कैसे करेंगे, फर्स्ट है रेयर से डेंसर। ओके रेयर से डेंसर, तो इक्वेशन आएगी मेरे पास। अभी देखो इसके साथ कंपैरिजन करते जाओ, अभी देखो होगा क्या, μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ2 अपॉन v। यहां पर है v क्या है, जो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके अंदर बनी। क्लियर, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इसके अंदर बनी। अब देखो जैसे अगर ये पूरा पूरा रिफ्रैक्टिव सरफेस यहां तक पूरा पूरा रहता, ये पूरा डेंसर मीडियम μ2 ही रहता, तो तब क्या होना था बच्चों, ये ऑब्जेक्ट गया तो यहां पर स्ट्राइक करने के बाद ये इमेज बननी थी जाकर यहां पर, ये मैंने रखा I1। देखो अकेली अकेली चीज पूरी क्लैरिफाई करूंगा, बाद में दूसरे मेथड के साथ जब करेंगे तो और क्लियर होगा इसको। ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां पर स्ट्राइक करा इसने, इसके अंदर यहां पर इमेज बनाई। ओके मान लो ये पूरा पूरा क्या है, μ2 है। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसके अंदर ये इमेज बनी, ये कौन सी इमेज बन गई, रियल बनी। तो ये पहली इमेज बनी है इस इंटरफेस की वजह से, तो ये इमेज बनी। अब क्या होगा, इस इमेज जो कि कहां पर है, इसके अंदर, इस डेंसर मीडियम के अंदर। ओके क्योंकि रे कैसे जा रही थी, यहां से ऐसे जा रही थी, तो इसकी इमेज यहां पर कहीं बननी थी। फिर क्या हुआ, दूसरा इंटरफेस आ गया। दूसरा इंटरफेस आने की वजह से क्या हो गया, यहां पर स्ट्राइक करने के बाद इमेज अब क्या है, डेंसर से रेयर जा रही है। मेरे पास नॉर्मल बन गया ये C2, ये रहा
R2 एंगल जिसके साथ इस नॉर्मल के ऊपर स्ट्राइक करी ये वाली रे, तो फिर क्या होगा, डेंसर से रेयर के एंगल ज्यादा बड़ा बनेगा तो एंगल बन गया बाहर की ओर ये, तो ये एंगल मेरे पास आ गया। इसको मैंने लिख दिया बच्चों I2। आप इसको अमर्जेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अमर्जेंट भी लिख दो। ओके, तो मेरे पास ये एंगल बाहर निकल, अब ये एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही थी। देखो फिर से दोबारा रिपीट करूंगा, ये ऑब्जेक्ट यहां पर स्ट्राइक करा, नॉर्मल रहा ये वाला, इस तरफ को अंदर की ओर बेंड हुआ क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही थी, रे आई एंगल ये रहा, R1 ये रहा, डेंसर से रेयर गई तो ये अब क्या हो गया, R2 यहां पर बना दिया मैंने, किसी एंगल के साथ स्ट्राइक करा, इसको मैंने R2 लिख दिया। अब इमेज ये R2 बना, अब बाहर की, अब थोड़ा सा क्या होगा, डेंसर से रेयर गया तो इमेज मेरे पास रे कौन सी बन गई, थोड़ी सी बाहर की ओर निकला, कौन सा नॉर्मल है, नॉर्मल रहा ये, तो एंगल क्या हो गया, बड़ा, बड़ा एंगल मींस अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो मेरे पास एंगल बन गया ये सारा। तो नॉर्मल कौन सा है बच्चों, नॉर्मल रहा ये। तो ये वाली इमेज कब आई, जब सेकंड इंटरफेस आया। तो ये इमेज यहां पर इमेज बननी थी इस ऑब्जेक्ट की जब अकेला यही इंटरफेस रहता। ओके, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं क्या कर दूं, ये इतने डिस्टेंस को मैं लिख दूं V1, लिख सकता हूं कि नहीं बच्चों। ये रहा मेरे पास इतना डिस्टेंस O से लेकर U, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसी से यहां तक की दूरी V1 लिख दिया मैंने इसको। अब ये V1 जो है इस ऑब्जेक्ट के लिए ये बन गया इमेज पहले इंटरफेस के कारण, सेकंड वाले के लिए ये बन गया एज अ ऑब्जेक्ट, और इसकी इमेज क्या बन गई फिर से, ये रही इमेज। ओके, बट इस चीज को हम और अच्छे से समझेंगे। आप क्या करना बच्चों, आपने इस ऑब्जेक्ट को इमेज यहां पर बनाई, अब मान लो इस इंटरफेस को नहीं पता कि यहां पर कुछ था भी, क्योंकि इस इंटरफेस को सिर्फ इतना पता है कि इमेज यहां से ये रे आ रही है, मींस ये जो ये डेंसर मीडियम है, इस इंटरफेस के लिए ये जो रे आ रही है ये कहां से आ रही है, डेंसर मीडियम से। तो इसका मतलब इससे क्या फील होगा कि इमेज ऑब्जेक्ट कहां पर है, इस डेंसर मीडियम के अंदर है। तो बाद में क्या होगा, इमेज बनेगी फाइनल वाली ये। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस इंटरफेस की वजह से, तो ये आएगी V1। इसके लिए रेयर टू डेंसर ऑब्जेक्ट, तो इमेज क्या बनी ये। अब ये मैंने सीधा ही लिख, ये जो इमेज बनी है मैंने सीधी बनाई है बिल्कुल बच्चों, जैसे ये इमेज बन रही थी कैसे बनी, बिल्कुल सीधी यहां पर बनी, तो ये मैंने लिख दिया V1। क्लियर। अब क्या होगा, इक्वल्स टू, यहां पर क्या आएगा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R। R कौन सा है, देखो अभी कौन सा R इसके लिए यूज किया गया, इस वाले इंटरफेस में R यूज हुआ बच्चों, कौन सा, यहां से लेकर यहां तक का। तो ये मेरे पास क्या होगा, इससे लेकर यहां तक का R1 होगा ना, क्योंकि ये P1 C1 था, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, R1। और ये बात बोली गई कि सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करने हैं, O से, तो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगा इसको, यहां से R1। तो नीचे लिख दिया मैंने R1। क्लियर हुआ। R कौन सा लेना है, इसी साइड का, क्योंकि इंटरफेस ये था, R आ गया, U रहा ये, इस U की इमेज कौन सी बनी, इस इंटरफेस की वजह से इस O की इमेज बन गई ये, तो ये V1 आ गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या है, डेंसर से रेयर मीडियम में, जो मीडियम ये था वही मीडियम ये है, देयरफॉर μ1 था, μ2 है, ये बाद में फिर से μ1 है। ओके, ये रहे रिफ्रैक्टिव इंडिसेस। अब क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, देखो μ2 अपॉन माइनस u प्लस μ1 अपॉन, अब देखो यहां पर माइनस u मीन्स एज अ ऑब्जेक्ट, तो यहां पर इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन सा एक्ट करेगा, ये फाइनल इमेज है। ओके, इस फाइनल इमेज किसकी, अब इस फाइनल इमेज किसकी बनाई गई है, ये फाइनल इमेज ये वाली रे के लिए, तो ये वाली रे के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा बनेगा, एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट एज अ
ये वाला जो V1 था। ध्यान से समझो, माइंड में कंफ्यूजन बहुत आएगी पर क्लियर आपने खुद करनी है। ये रहा ऑब्जेक्ट, इसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कुछ बनेगी। ये वाली जो रे जा रही थी ये बन रही थी इमेज। इसको फील होगा कि जो ये रे आ रही है ये कहां से आ रही है, ऑब्जेक्ट से। ओके, तो ये रे कहां से आई, एक तरह से यही रहा, ये वाला केस रहा, ये जाकर यहां पर इमेज बनाएगा। तो देयरफॉर ये जो डिस्टेंस है ये एक्ट करेगा इसके लिए क्या, ऑब्जेक्ट, इस वाले के लिए, क्योंकि ये वाली रे ही है जो इस वाले P2 के लिए एक्ट कर रही है एज अ ऑब्जेक्ट। तो देयरफॉर यही एज अ ऑब्जेक्ट होगा और इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी ये वाली। बात समझ में आई बच्चों के नहीं? इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए ये इमेज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया यहां पर, V1। फाइनल इमेज मेरे पास कौन सी बनी, यहां से लेकर यहां तक V, तो ये आ गया V इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या आ जाएगा। अब R यहां पर है, ये कौन सा R आएगा, इस वाले इंटरफेस के लिए ये वाला R इस साइड का, क्योंकि ये इंटरफेस था तो R आएगा ये वाला। तो ये R बच्चों कौन सा बन गया, यहां से लेकर यहां तक R2, तो मैंने यहां पर लिख दिया R2। ये रही इक्वेशन, ये रही इक्वेशन, सब थिंग्स क्लियर है, पूरी तरह सेम चल रही है। यहां पर थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, μ2 माइनस μ1 करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर μ2 माइनस μ1 है। तो यहां पर मैं कैसे कर सकूंगा, इसको मैं लिख दूंगा माइनस बाहर निकालकर, बाहर निकालने का मतलब नीचे लिख दो। तो यहां पर क्या आ गया, μ2 माइनस μ1 हो गया। अब क्या करेंगे, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास 1, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास 2, एडिंग 1 एंड 2, क्योंकि ये जो इमेज फाइनल बनी किसकी वजह से बनी, रेयर टू डेंसर, फिर डेंसर टू रेयर। तो फाइनल इमेज मैंने लेनी है। तो फाइनल इमेज कैसे बनी बच्चों, इन दोनों को ऐड करके। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखो क्या है, μ1 अपॉन u है प्लस μ2 अपॉन v1 है। यहां पर μ2 अपॉन v1 है बट ये माइनस में है, तो ये और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। मेरे पास ये बना और ये बनेगा, इक्वल्स टू क्या बनेगा, जो ये है वही ये रहेगा। तो दोनों को मैंने ऐड किया तो क्या बना, 1 प्लस 2 गिव्स मी μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ1 अपॉन v इक्वल्स टू, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे जब प्लस करेंगे। ओके, तो यहां पर क्या बनेगा, μ2 माइनस μ1 दोनों कॉमन निकाल दिए बाहर, μ2 माइनस μ1, बीच में क्या रह गया साथ में इसके, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब ये मेरे पास क्या आ गई बच्चों, इक्वेशन नंबर 3, जो कि फाइनल इक्वेशन है। देखो अब यहां पर क्या बना, फाइनल इक्वेशन तो है, थोड़ी मॉडिफिकेशन और कर दें। μ1 कॉमन है, बाहर निकालो, इसके नीचे फेंको। यहां पर μ1 निकाल दिया, अभी 3 मार्क मत करो इसको। क्या करेंगे अब यहां से देखो, इक्वेशन नंबर 3 हम करेंगे नीचे यहां पर। तो वो क्या बनेगी, μ1 कॉमन निकाला गया तो बना u v। अब क्या है, μ1 बाहर निकाला था, इसके नीचे रख दिया, तो क्या बन गया बच्चों, μ2 अपॉन μ1 माइनस μ1 अपॉन μ1, 1 आ गया। तो यहां पर क्या आ गया, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। अब μ2 अपॉन μ1 क्या होता है, म्यू होता है, तो इसको मैं लिख दूंगा म्यू। ओके, हो गया। अब यहां पर ये जो चीज है, इसको आपने पढ़ा था 10th क्लास में, ये क्या होता था, फोकल लेंथ पढ़ा था ना। तो ये क्या होती है, फोकल लेंथ। तो देयरफॉर ये मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू दिस। तो क्या बन गया, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू μ1 माइनस 1, म्यू माइनस 1 अपॉन R1 माइनस R2। तो अब क्या करेंगे बच्चों, आप क्या समझे क्या इसमें से, म्यू क्या है, जो भी ये मटेरियल किसका है, ग्लास का है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू दी अदर मटेरियल। तो ये क्या बन गया, अब ये बाहर क्या था, एयर थी, जहां
वैक्यूम होगा, तो ये बन गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, -1। दोनों ही साइड R1 और R2 कितना लेना है ये आप खुद रखोगे डिसाइड करके कि इसको मैंने कितना शार्प करना है, मोटा रखना है, पतला रखना है, उसकी वजह से कितना R1 और R2 आएगा वो हम रखेंगे और हमारे पास फोकल लेंथ आती जाएगी। तो जितनी भी फोकल लेंथ का आपने लेंस लेना आप बना सकते हो जाएगा। तो मेरे पास क्या फोकल लेंथ का फाइनल इक्वेशन आ गई, तो ये इक्वेशन नंबर बन गई 3rd। तो फोकल लेंथ निकालनी आ गई तो लेंस मेकर फॉर्मूला बन गया। तो ये क्या है, इसे तो बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर हो गया बच्चों? जैसे ये किया, अब इसमें बच्चों मैंने कोई भी ये एंगल अल्फा बीटा गामा कुछ भी नहीं पढ़ा, सिंपल इसी को यूज करके इसको बना दिया। और आपने भी क्या करना बच्चों, जैसे इसके लिए किया वैसे इसके लिए करोगे। इसके लिए क्या होगा, मान लो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो ये रे जाएगी, रेयर से डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स दिस नॉर्मल। अब इसका नॉर्मल किस साइड को होगा, इसी साइड को। तो यहां पर मान लो बच्चों कौन सा एंगल बना, ये बन गया इतना I, तो इन दोनों के बीच का यहां पर एंगल बन गया R1 हो गया। अब इस वाले के लिए नॉर्मल होगा, ये रे गई यहां पर स्ट्राइक करी, तो रे यहां पर जाकर स्ट्राइक करी तो बच्चों इसके साथ ये वाली रे ने जाकर इसके साथ एंगल बना दिया, कौन सा, ये एंगल कौन सा हो गया R2, ये जो इसके साथ बना है तो ये R2 हो गया। तो अब डेंसर से रेयर गई तो ये एंगल बनेगा मेरे पास एमर्जेंट जहां I2 हो गया। अब ये एंगल ज्यादा होगा तो रे गई ऐसे थोड़ा सा अंदर की और फिर बाहर को, तो इसको जब मैं पीछे करूंगा तो ये बनेगी इमेज फाइनल, इसको जब पीछे करूंगा तो ये बनेगी पहली इमेज जो इस ऑब्जेक्ट की बनी थी। हो गया सेम केस, रेयर से डेंसर के लिए ये रखोगे, डेंसर से रेयर के लिए ये रखोगे, इकट्ठे जोड़ कर दोगे, आंसर हो जाएगा। अब इसमें बच्चों मैंने कहीं पर भी साइन कन्वेंशन नहीं लगाई। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको बनाने वक्त जब ये इक्वेशन बनाई थी हमने साइन कन्वेंशन ऑलरेडी लगा दी थी। तो देयरफॉर ऑलरेडी अगर साइन कन्वेंशन लगा दी गई है तो क्या होगा, साइन कन्वेंशन पहले से लगी हुई है, देयरफॉर दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है। फाइनल इक्वेशन जो यहां पर बनी वही इस वाले केस में बनेगी और वो आपने करनी है एज अ होमवर्क खुद। मेथड कौन सा बच्चों, कुछ भी नहीं, ये जो लगा वही यहां पर लगेगा, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, चाहे इसको बना लो चाहे इसको बना लो। हाँ, जो सेकंड मेथड है ना ab initio मेथड, उसको बच्चों कैसे करना है वो मैं करवाऊंगा आपको बाद में। आज जो सिंपल था इन दोनों को इकट्ठा करना और फाइनल इक्वेशन बनानी, वो आई थिंक आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। कॉपी पे ये जो डायग्राम्स होगी सेकंड मेथड के लिए यूटिलाइज होगी, वो मैं इसी को आगे कंटिन्यू करूंगा अगले लेक्चर में। आज जो करवाना था फाइनल इक्वेशन बनानी थी वो आपको बना दी है। उम्मीद है आपको लेक्चर जो आज का हमारा था वो पसंद आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करना। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहो, खुशहाल रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो और स्क्रीनशॉट लगातार मारते रहो बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।